अब हम इस क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। हमने लास्ट क्लास तक डिबेंचर इशूड एट पार एंड प्रीमियम पढ़ लिया। इसके साथ हमने कॉल्स इन एड्स और कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट भी पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉल्स इन एड्स अकाउंट नहीं खुलता डिबेंचर्स के केस में। हमने ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ लिया। देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस के अंदर ही हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली। ये इस कारण से पॉसिबल हो पाया क्योंकि आप शेयर्स वाला चैप्टर करके आप आए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी उनको, तो हमने अच्छे से निपटा लिया। अब हम पढ़ रहे हैं ऐसा टॉपिक जो शेयर्स वाले केस में नहीं था। शेयर्स के केस में आपके शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते थे, सेक्शन 53 अलाउड नहीं करता। सेक्शन 53 इसलिए अलाउड नहीं करता कि कंपनी अब मान लो नई नई बनी है, आप खुद सोच के देखो, एक कंपनी नई बनी है और वो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर दे, लोगों से पैसा ले ले, बाद में घाटे में चली जाए, तो बहुत नुकसान की बात है ना। लेकिन जब नई नई कंपनी है, आप खुद सोच के देखो ना, नई हो चाहे पुरानी भी हो, आप अपने मालिक इकट्ठे कर रहे हो और आप उनको कह रहे हो कि डिस्काउंट पे शेयर्स ले लो, तो कहीं ना फ्रॉड है, कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है। मतलब आपको मालिक इकट्ठे करने में भी हिम्मत लग रही है। उधार लेने में, चलो आप देखो ना, मैंने उधार लेना है, मेरे को पैसे की जरूरत है, मुझे 100 रुपए चाहिए, मैं सामने वाले को कह रहा हूँ भाई मैं तुझे 100 रुपए वापस कर दूंगा आज, मुझे चल 80 रुपए दे दे सिर्फ, ऐसा कह देता हूँ। सामने वाले कहेगा भाई इसको जरूरत है तो मैं कुछ ऐसी सिक्योरिटी रखवा लूंगा। मतलब मैंने अगर उधार देना है उस कंपनी को या उस पर्सन को, तो मैं सिक्योरिटी रखवा लूंगा, कुछ कहूंगा ले भाई 80 रुपए तो आज ले ला, मेरे को वापस 100 रुपए दे दियो, तो वहां पे सिक्योरिटी भी तो हो सकती है ना। शेयर्स के केस में क्या सिक्योरिटी है, और कंपनी की गुडविल भी तो खराब हो रही है ना। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इतनी डाउन है कि कंपनी अपने 10 रुपए वाले या 100 रुपए वाले शेयर्स को 10% 20% डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो वो कंपनी क्या कमा रही होगी, क्या ग्रोथ में होगी, किसी रीजन के कारण ही तो वो सस्ते में दे रही है। इसलिए कंपनी एक्ट ने सेक्शन 53 ने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करने से ही मना कर दिया। लेकिन डिबेंचर्स आपकी मर्जी है, आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। आपने उधार लेना है, आपकी मर्जी है, आप सर्टिफिकेट बकायदा लिख के देते हैं कि भाई हाँ मैंने आपसे उधार ले रखा है, मैंने आपसे 80 रुपए लिए थे और आपको वापसी मैंने 100 रुपए करने हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, तो मान लो, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, मान लो एक 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपए इस पे डिस्काउंट है, तो हमें एप्लीकेशन पे मान लो 30 रुपए मिलने हैं, अलॉटमेंट पे भी 30 रुपए मिलने हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40 मिलने हैं। लेकिन डिस्काउंट के कारण अब हमें कितने रुपए मिलेंगे, 20 रुपए। मतलब वो जो 10 रुपए कम मिल रहे हैं, क्या मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगा? मैं फेस वैल्यू में तो लाइबिलिटी पूरी 100 रुपए ही दिखाऊंगा। मतलब यहां पे लाइबिलिटी मैं 30 दिखाऊंगा, यहां पे भी लाइबिलिटी 30 दिखाऊंगा और उसके अगेंस्ट मुझे 20 मिलेंगे, तो 10 रुपए मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट, मतलब लॉस डेबिट हो जाएगा। आप 11th क्लास का रूल पढ़े जो आपने पढ़ा था नॉमिनल का, डेबिट ऑल दी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो आपका डिस्काउंट डेबिट होता है। अगर मैं बोल लूं आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का कंसेप्ट पढ़ा, तो वो भी तो रूल है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, तो इसमें ज्यादा सोचने की बात थोड़ी ना है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा क्योंकि नॉमिनल का रूल है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इसी तरीके से डिस्काउंट डेबिट होगा क्योंकि रूल है नॉमिनल का, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो क्या होगा कि अगर मान लो आपको डिस्काउंट है तो वो भी अलॉटमेंट पे ही माना जाएगा, अगर प्रीमियम है तो भी अलॉटमेंट पे माना जाएगा, अगर क्वेश्चन कुछ और नहीं कहता तो, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है और क्वेश्चन करना है। तो देखो, कंपनी ने इशू करे हैं 12% डिवेंचर, 100 रुपए का एक है, 10% डिस्काउंट पे, 30 रुपए एप्लीकेशन पे है, 20 रुपए अलॉटमेंट पे है, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। और कंपनी ने इशू करे हैं 30,000 डिवेंचर, लेकिन पब्लिक में ने अप्लाई किया 25,000 के लिए। देखो ना, अब हम खुद इशू कर रहे हैं 30,000, पब्लिक हमारे पास क्यों नहीं आ रही डिवेंचर लेने, सिर्फ 25,000 लोग आए हैं, 5,000 नहीं आए। रीजन यही है कि कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है। तभी तो देखो ना, वो 100 रुपए वाले डिवेंचर को 10 रुपए डिस्काउंट पे दे रहे हैं। कम पे देने का मतलब से ही समझ आ जाता है कि कंपनी की गुडविल अभी अच्छी नहीं है, या कंपनी नई बनी है और उसको पैसे की जरूरत है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो सामने वाला सोचता है कि पैसा उधार दूं कि ना दूं, नई कंपनी के केस में। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास 25,000 से ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि 30,000 इशू करे थे लेकिन अप्लाई 25 के लिए किया है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4th, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना, 25,000 इंटू 30, 25,000 इंटू 30 आपका हो जाएगा 7,50,000 रुपए, और 12% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 7,50,000 रुपए, और ये हमारे कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, टू 12% डिवेंचर्स में 7,50,000 रुपए। अब हम ड्यू करते हैं पैसा अलॉटमेंट का,
तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट कितने रुपए से? 25,000 इंटू, मुझे आप बताएंगे अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने हैं? आपको अलॉटमेंट पे मिलने हैं 20 रुपए। तो मैं यहां पे लिखूंगा 25,000 इंटू 20, 5 लाख रुपए। लेकिन अगर ये डिस्काउंट ना होती, अगर ये डिस्काउंट ना होती तो आपको अलॉटमेंट पे 30 रुपए मिलते। अगर मान लो मैं पार पे इशू करता ना डिवेंचर्स, तो मुझे यहां पे 30 रुपए मिलते। ऊपर आप पढ़ो 100 रुपए के डिवेंचर पे 10% डिस्काउंट है, तो वो जो 10 रुपए की डिस्काउंट है वो कहां एडजस्ट हो रही है? अलॉटमेंट पे। मतलब मुझे यहां पे 25,000 इंटू 30 लाइबिलिटी पूरी दिखानी है 7,50,000 रुपए की। तो डिफरेंस जो है वो आपका क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। 25,000 इंटू 10, 2.5 लाख। बस सीधी सी बात है। आपके पास 25,000 इंटू 20, 5 लाख, 25,000 इंटू 10 डिस्काउंट है, और डिबेंचर्स में कितने जाएंगे? 7.5 लाख रुपए। अब आपको मिलेंगे कितने? मिलेंगे 5 लाख ही, लेकिन आप लाइबिलिटी में पूरे 7.5 लाख ही डालेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट, आपके 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सारा का सारा पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, तो उसकी एंट्री मैं कर देता हूं। तो 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 12% डिबेंचर्स कितने रुपए? 25,000 इंटू, अब देखो 30 रुपए यहां पे गए डिबेंचर्स में, 30 यहां पे गए, वो मिले 20 है अलग बात है, लेकिन लाइबिलिटी तो 30 की है, दिखानी तो पूरी लाइबिलिटी 100 की ही है, वो तो मिल 90 रहे हैं। 10 का डिस्काउंट हमने डेबिट कर तो दिया, डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो 30 यहां पे क्रेडिट हुए, 30 यहां पे 60, तो बाकी कितने हो गए? 40। 25,000 इंटू 40 मतलब 10 लाख रुपए। और ये पैसे हमें मिल भी गए, कोई दिक्कत ही नहीं आई, कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आए पैसे कह रखा हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 लाख रुपए, ठीक। अब डिबेंचर इशू करने के कुछ खर्चे हुए हैं, तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने रुपए के खर्चे हुए? हमारे 10,000 रुपए के टू बैंक। अब एक बात और समझ लो, क्या होता है कि ना, जो आपके जितने भी लॉसेस होते हैं डिबेंचर्स को इश्यू करने पे, जो भी लॉस हुआ है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कितना लॉस हुआ है। एक तो आपको ये हुआ है डिस्काउंट देनी पड़ी 2.5 लाख रुपए की, सीधे सीधे 25,000 इंटू 10 रुपए मतलब 2.5 लाख रुपए का ये लॉस आपको लेना पड़ा। और डिबेंचर इशू करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे हुए या अंडर राइटिंग के कोई खर्चे हो, 10,000 देने पड़े। आपको टोटल मिला के ना 2,60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ये 2,60,000 रुपए का नुकसान आपका कैपिटल लॉस है या रिवेन्यू लॉस है? पहले तो आपको 11th क्लास का चैप्टर आना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि कैपिटल लॉस क्या होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये आपका रिकरिंग नेचर का खर्चा नहीं है, ये आपने डिबेंचर इशू करे इसी कारण से हुआ। डिबेंचर बार बार कंपनी थोड़ी ना इशू करती रहती है। कहने का मतलब है ये जो लॉस हुआ है ये आपका कैपिटल लॉस है, क्योंकि डिबेंचर कैपिटल है अपने आप में। डिबेंचर कैपिटल जैसे शेयर कैपिटल होती है वैसे डिबेंचर कैपिटल होती है। मतलब एक कैपिटल को लाने के लिए अपने पास हमें अपनी जेब से 2,60,000 का नुकसान करना पड़ा, तो ये कैपिटल लॉस है। और कैपिटल लॉस को हम कहां से चार्ज करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट से ही करेंगे। मान लो आपके पास किसी पिछले क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम आया था, वो क्या था? कैपिटल प्रॉफिट ही तो था। मान लो आपके पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम की बात होती, पड़ा होता, पहले से क्वेश्चन बोल रखा होता कि सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, तो वहीं से चार्ज करते। अगर नहीं बोल रखा तो फिर आपको P&L अकाउंट से ही चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं कंपनी के केस में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये मेरी नई बात नहीं बता रहा मैं, ये आपको ऑलरेडी आती है अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, एक तो आपका ये डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने रुपए का था डिस्काउंट आपका 2.5 लाख रुपए का, और इसके अलावा आपका हुआ एक एक्सपेंसेस ऑन इशू 10,000, तो टोटल आपका लॉस कितने का हुआ 2,60,000 रुपए का। इसको आप चार्ज कर दोगे पीएनएल से। अगर कैपिटल प्रॉफिट पड़ा होता तो हम वहां से चार्ज कर लेते, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद हम इसी का फोर्थ का नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। ए लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन फॉर 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 7%, जिसका रिडम्पशन 5 साल बाद होना है 1 अप्रैल 2017 को, मतलब हाँ, और फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट जो थी वो हमारी 31 मई 2017 को। ये बात है कि ये जो डिबेंचर इशू किया वो 1 अप्रैल 17 को इशू करे हैं, और इसका रिडम्पशन 5 साल बाद कभी होना है 31 मार्च 2022 को, वो ना 1 अप्रैल 2017 इशू की डेट है। और हमें सारा का सारा पैसा कब मिला है 31 मई को, थोड़ा टाइम भी दिया है ना हमने उनको पैसा रिसीव करने के लिए, देने के लिए मतलब, तो हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो मैं एक बात और बोलूँ, क्या होता था कि ना आज से 1-2 साल पहले जैसे अगर मैं बात करूं तो जो आपके बुक्स में जो लॉसेज या डिस्काउंट होते थे ना, हम उसको राइट ऑफ एक ही बार में नहीं कर देते थे। जैसे ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है या एक्सपेंस, इसको ना हम जितने सालों में हम डिबेंचर्स की रीपेमेंट कर रहे हैं ना उतने सालों में डिवाइड कर देते थे। जैसे देखो ये 10,000 का खर्चा है और ये 2.5 लाख का खर्चा है, 2.5 लाख का 5वां हिस्सा 50,000 और 10,000 का 5वां हिस्सा 2,000, इसको हम पीएनएल से चार्ज करते थे हर साल। किस कारण से? क्योंकि मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 5 सालों बाद पेमेंट होनी है, तो हम हर साल थोड़ा थोड़ा इक्वली बांट देते थे और उसको पीएनएल से चार्ज करते थे। लेकिन अब सिलेबस में जैसे भी मतलब ये जो अमेंडमेंट हुई है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक ही साल में ही सारा का सारा राइट ऑफ कर देते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है ना तब भी आप इसको पहले साल में ही राइट ऑफ कर देंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन किया है। अब अगले क्वेश्चन में कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं वो कर देता हूं बस, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो ये जो सेकंड पार्ट है इसका, फोर्थ क्वेश्चन का, सिंपल है ये भी। 2000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 रुपए का एक है, 7% डिस्काउंट में, मतलब 93 रुपीज तो आएंगे। तो 2000 इंटू 93 रुपीज एक बार हम रिसीव कर लेते हैं और सारा पैसा एक ही बार में आ रहा है ना, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठा लिखना पड़ेगा। डिबेंचर्स में हम डाल देंगे 2000 इंटू 100 पूरे, और 7 रुपए का जो लॉस है डिस्काउंट बोल सकते हैं, तो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स हमारा कितना हो जाएगा 14,000, 2000 इंटू 7, तो ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये जो डिस्काउंट है क्वेश्चन साइलेंट भी है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेंगे। अगर हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट होता तो हम कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज करते, अगर क्वेश्चन बोलता तो कि भाई हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस पड़ा है कैपिटल रिजर्व में या सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो बोलता क्वेश्चन। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अगर नहीं बोल रखा तो 14,000 पे सीधा कहां चले जाएंगे, हमारे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया है अभी, क्या करवाया है, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट का कंसेप्ट बताया है, ये आप एक बार नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक आपने ऑलरेडी शेयर्स के केस में भी कर रखा है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा।